हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय गौस सर। और मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं वन शॉट लेक्चर ऑन बायोमोलिकुल्स। तो जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक आपके फ्रेंड को भी शेयर करें। और देखो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम बायोमोलिकुल्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। इसके सारे कंसेप्ट को हम पूरे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लीन करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको देखा जाए तो बायोमोलिकुल्स क्या है, बायोमोलिकुल्स किसे कहते हैं, फिर बायोमोलिकुल्स के क्या क्या टाइप्स है और उसके रिगार्डिंग बायोमोलिकुल्स के डिटेल स्टडी को हम करने वाले उस टाइप के बारे में, यानी प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके यूजेस क्या है, ये सारी चीजों को आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो लेसन है इसको लास्ट तक एंड तक सबने देखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। देन इसी के साथ आज का जो लेक्चर होगा JEE नीट MST CET बोर्ड सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका बायोमोलिकुल्स क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बायोमोलिकुल्स जो है आपका, ये हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर देखेंगे तो हमको बायोमोलिकुल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास से मिलते हैं, जैसा कि अगर हम देखेंगे आपके विटामिन है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और ये हमारे ह्यूमन बींग के लिए काफी इसेंशियल है। देखेंगे तो इससे हमको एनर्जी मिलती है, इससे हमारे को फैट्स मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे बायोमोलिकुल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। बायोमोलिकुल्स किसे कहते हैं? बायोमोलिकुल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमोलिकुल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसके पास से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीजों के पास से मिलते हैं। दिस इसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंक्लूडिंग लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स एग्जांपल हो गए। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायो मींस लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब तरह तरह के मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करने वाले। और ये जो आपके बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कंपाउंड्स रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस ओवरऑल चैप्टर के अंदर हम 3 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा हूं यहाँ पर, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन्स और एक है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन डिटेल आपके, वैसे तो बहुत सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन आपके इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के पहला जो बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का और क्या क्या नाम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन इसे प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और इसके रिगार्डिंग इन डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों चलो फिर स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो यहां पर दो चीज हमको दिखाई देती है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मीन्स कार्बन रिलेटेड और हाइड्रेट्स मतलब वाटर रिलेटेड। इसी को और एक नाम दिया जाता है, एक्चुअली देखा जाए तो ये कार्बन X टाइम्स और H2Y टाइम्स होते हैं, और इसी को और एक नाम दिया जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स को अगर ग्रीक नेम अगर देखा जाए, इन ब्रीफ अगर डिटेल में जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्रीक नेम था वो था सैकरोन। क्या था? सैकरोन। और बाद में से सैकरोन का नाम का कन्वर्जन हुआ सैकराइड्स में। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, सैकराइड्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये सारे एक ही कंपाउंड के नाम है। अगर देखेंगे हम, आपका कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, अब इसे हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब क्या होगा बच्चों? पॉली का मतलब दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे और फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? मे बी आपका अल्डिहाइड रहेगा, मे बी आपका कीटोन रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे या सैकराइड्स कहेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन X टाइप्स और H2Y टाइप्स इस फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसके अलावा और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि आपका सुक्रोज है, देन आपका माल्टोज है, लैक्टोज है। हम आगे जाकर ये सारे एग्जाम्पल को देखने वाले। अगर देखेंगे तो जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, CHOCHOH 4 टाइम्स CH2OH। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपके OH ग्रुप यहां पर 5 है, यानी 2 से ज्यादा है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। देन फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर? आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कहा जाता है ग्लूकोज, इसका नाम होता है ग्लूकोज। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जनरल फॉर्मूला सिमिलर होता है, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। देखो बच्चों, ये C6H12O6 अगर हम देखेंगे तो इसे कहा जाता है ग्लूकोज। सिमिलर वे आपके फ्रुक्टोज को भी कहा जाता है C6H12O6, बट यहां पर होता है अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज के अंदर और फ्रुक्टोज के अंदर होता है आपका कीटो ग्रुप, इसलिए इसे कहा जाता है फ्रुक्टोज। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स क्या है या सैकराइड्स क्या है। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स। अब बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस किए वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले समझेंगे कि आपका जो सैकराइड्स है इसके मेनली 3 टाइप्स है। कौन से? सबसे पहले वाला मोनोसैकराइड्स, देन ओलिगोसैकराइड्स, तीसरा वाला आपका पॉलीसैकराइड्स।
अब ये जो क्लासिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एमएसटी सीईटी में, जेडबलई में, नीट में यहां से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। देन उसके अलावा ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से। तो बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से करना है। देखो सबसे पहले सैकराइड्स के 3 टाइप है। कौन से? मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिस करने के बाद इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है। अब मोनोसैकराइड्स, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। अगर देखेंगे मोनो का मतलब होता है एक। मोनोसैकराइड्स जो है वो हाइड्रोलिस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी अगर एक मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक कर कर मैं 2 मॉलिक्यूल इंडिविजुअल बना सकता हूं क्या? नहीं। तो मोनोसैकराइड किसे कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सैकराइड्स, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज और दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू स्मॉल यूनिट। दे डू नॉट हाइड्रोलाइज एंड दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस, इसका एग्जांपल है। देन ओलिगोसैकराइड किसे कहेंगे? ऐसे सैकराइड्स जिसका हाइड्रोलिस करने के बाद 2 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट फॉर्म होते हैं। 2 या 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स फॉर्म होते हैं, उससे क्या कहेंगे? ओलिगोसैकराइड्स। फिर पॉलीसैकराइड किसे कहेंगे? पॉली के मायने क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स, मेनी टाइम्स। पॉलीसैकराइड्स मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे ऐसा सैकराइड्स जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट्स फॉर्म होते हैं। अब ये तो रहा, हमने मेन 3 टाइप देखे। अब फर्दर अगर देखेंगे ओलिगोसैकराइड्स के और 3 टाइप है, डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स। अब जैसा कि अगर हम देखेंगे आपके डाइसैकराइड्स के बारे में बात करेंगे। डाइसैकराइड्स नाम में ही क्या है? डाई, डाई मतलब 2, और नाम में ही क्या है? ट्राई, 3, और टेट्रा मतलब 4। आपको इतना ही क्लासिफिकेशन यहां पर यहाँ समझेंगे। देखो डाई मतलब ऐसा सैकराइड्स, जैसे कि हमने ओलिगोसैकराइड्स में देखा था कि 2 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट फॉर्म होते हैं। अब जैसे कि अगर देखेंगे आपका सुक्रोज है, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे 2 मोनोसैकराइड्स के यूनिट फॉर्म होते हैं। देखेंगे अगर आपका सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके अंदर अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो बच्चों अब यहां पर आपका फॉर्म होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आपका सुक्रोज है, ये है आपका सुक्रोज, ये आपका सुक्रोज है। अगर हम देखेंगे तो सुक्रोज का हाइड्रोलिस करने के बाद, स्टो को ऐड करने के बाद आपके 2 मोनोसैकराइड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका डाइसैकराइड्स। ऐसे ही अगर 3 यूनिट फॉर्म होते हैं वो रहेगा आपका ट्राइसैकराइड्स। ऐसे ही अगर 4 यूनिट फॉर्म होते हैं मोनोसैकराइड्स के तो वो रहेगा आपका टेट्रासैकराइड्स। तो देखो बच्चों डाइसैकराइड किसे कहेंगे? द सैकराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। ट्राइसैकराइड्स किसे कहेंगे? द सैकराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 यूनिट्स ऑफ monosaccharides is called as trisaccharides. Tetrasaccharides, the saccharides which on hydrolysis gives 4 units of monosaccharides, उसे क्या कहेंगे? tetrasaccharides। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका डाइसैकराइड्स का एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जिससे यहाँ पर 2 यूनिट फॉर्म होते हैं। सुक्रोज से आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, देन माल्टोज से आपका 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज बनता है, देन लैक्टोज से आपका एक ग्लूकोज बनता है और एक गैलेक्टोज बनता है। उसी तरीके से ट्राइसैकराइड्स मतलब यहाँ पर कितने यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट बनेंगे। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज, इससे आपके 3 यूनिट फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और टेट्रासैकराइड्स इसका एग्जाम्पल है स्टैचियोस, स्टैचियोस से भी आपके 4 यूनिट फॉर्म होते हैं, एक ग्लूकोज, फर्दर एक फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब इसी के हम आगे बढ़ेंगे और सैकराइड्स का नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। अब सबसे पहले इसके नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो सैकराइड्स के अंदर जो नेमिंग देना है, देखो बच्चों ये जो फॉर्म होता है CXH2O टाइम्स, सैकराइड्स का जनरल फॉर्म। अब यहां पर अगर अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो उसे हमने कहा ग्लूकोज, अगर कीटो ग्रुप आ जाए तो उसे हमने कहा फ्रुक्टोज। अगर हम देखेंगे कोई भी आपका कंपाउंड है उसके अंदर अगर कार्बन 3 है, कार्बन अगर 3 है तो वहां पर आपको ट्राइओज लिखना है, 3 कार्बन के लिए ट्राई और आगे आपको OS ही इस्तेमाल करना है। 4 कार्बन रहेंगे तो टेट्रास, और 5 कार्बन रहेंगे तो पेंटोस, और 6 रहेंगे तो हेक्सोस। अब यहां पर ग्लूकोज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आपके ग्लूकोज के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हमने इसको हेक्स लिखा। अब ये आपका ग्लूकोज इसलिए नेम एंडिंग OS ही लगाया। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड, तो इसे कहा जाएगा अल्डोहेक्सोस। क्या कहा जाएगा इसे?
अल्डोहेक्सेस। वैसे ही फ्रुक्टोज का अगर हम नेमिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपके 6 कार्बन है, इसलिए हमने हेक्स लिखा। देन OAC आपका जो है तो ये सैकराइड्स लिए हेक्सोस। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटो, तो इसे कहा जाएगा कीटो। ऐसे ही अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप रहता है अल्डिहाइड या कीटोन, जितने कार्बन रहेंगे उस कार्बन के रिगार्डिंग उसे नाम दिया जाएगा। तो ये था कुछ नोमेनक्लेचर। देखो बच्चों, कभी आपको यहां से ग्लूकोज का अदर नेम ऑप्शन में अल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के दो ही प्रिपरेशन मेथड है, देखेंगे तो सबसे पहले ग्लूकोज कहां से प्रिपेयर होता है। अब ग्लूकोज के जो दो प्रिपरेशन मेथड है, एक प्रिपरेशन है फ्रॉम सुक्रोज और एक प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टार्च। अब सुक्रोज के पास से ग्लूकोज का हाइड्रोलिस करके आपको ग्लूकोज फॉर्म किया जाता है, देन स्टार्च के पास से भी आपका हाइड्रोलिस करके ग्लूकोज को फॉर्म किया जाता है। यहां पर ट्विस्ट की बात यह है खास कि आपका जो ग्लूकोज है, अगर हम देखेंगे तो आप स्टार्च के पास से फॉर्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज फॉर्म होगा, लेकिन सुक्रोज के पास से फॉर्म करेंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होगा। तो सबसे पहले समझेंगे आपकी फर्स्ट वाली मेथड को। हमने यहाँ पर सुक्रोज को लिया C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया यानी हाइड्रोलिस किया, फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज, जैसा कि हमने अभी डाइसैकराइड्स का एग्जांपल देखा था। तो यहां पर आपका मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होता है। देन सेकंड मेथड फ्रॉम स्टार्च, ये आपका स्टार्च का फॉर्म होता है C6H10O5, इसके अंदर ये n टाइम्स होता है, देन इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी n टाइम्स, ये कंटिन्यूअसली फॉर्म होता रहेगा, तो आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है। इसी मेथड को कहा जाता है कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज। कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज, तो उस वक्त में आपको इस रिएक्शन को अपडेट करना है। अगर आपको बोल दिया गया है कि प्रिपेयर ग्लूकोज, आपको अगर प्रिपेयर ग्लूकोज बोला गया और वहां पर सुक्रोज बोला गया तो पहली वाली मेथड, प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च तो सेकंड वाली मेथड, और आपको अगर बोला गया कि प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम या प्रिपेयर ग्लूकोज बाय यूजिंग कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड, तो सिर्फ आपको स्टार्च के पास से करना है। तो आगे बढ़ेंगे। अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखा, अब इसी के साथ अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो देखो यहां पर जो है ग्लूकोज के साथ अलग अलग रिएजेंट को रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज से क्या फॉर्म होता है, ये हम देखने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, इवन आपको 1 मार्क्स के लिए यहां से रिएक्शन भी आ सकती है। तो आपके 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर देखेंगे सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले रिएक्शन विथ HI, यहां पर होगा आपका रिडक्शन और यहां पर आपका फॉर्म होगा एन हेक्सेन, यहां पर फॉर्म होगा आपका एन हेक्सेन। अगर देखेंगे हम स्ट्रक्चर को, इस रिएक्शन को, तो आपका यहां पर ग्लूकोज के अंदर आपका HI ऐड होने के बाद रिडक्शन होकर एन हेक्सेन कंपाउंड फॉर्म होता है। देन इसके बाद में आपका जब आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो यहां पर फॉर्म होता है आपका ऑक्साइन। देन आपका अगर हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे ग्लूकोज के अंदर तो यहां पर फॉर्म होता है आपका साइनोहाइड्रीन कंपाउंड। देन Br2 इन वाटर, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा और यहां पर फॉर्म होगा ग्लूकोज के पास से आपका ग्लूकोनिक एसिड। देन इसी के साथ एसिड अनहाइड्राइड्स अगर रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज के साथ तो यहां पर फॉर्म होगा आपका एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा। देन अगर नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे फर्दर यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ग्लूकोज के दोनों साइड यानी अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड का ऑक्सीडेशन करेगा और यहां पर सैक्रिक एसिड फॉर्म होगा। तो 1 बाय 1 इन केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपका रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ HI। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहां पर रेड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और रिडक्शन करता है आपका HI। यहां पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन CH3 CH2 4 टाइम्स CH3। कितने कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर? 1 और ये 4, 5 और ये 6, तो इसे कहेंगे एन हेक्सेन। यहां पर हमने देखा कि ग्लूकोज से आपका एन हेक्सेन फॉर्म हो रहा है फर्स्ट मेथड के अंदर। देन सेकंड मेथड देखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाएगा
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां से आपका ये ऑक्सीजन और यहां से ये आपका H2 वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। देन यहां पर क्या बचता है, CH, ये एज इट इज CHOH, 4 टाइम्स CH2OH। अब यहां पर नाइट्रोजन और ये OH ये इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म करता। ये आपका ग्लूकोस और इसे कहा जाता है ऑक्साइन। तो ये थी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो यहाँ पर फॉर्म होता है ऑक्साइन। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पर साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है HCN, इसे कहेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड। देन क्या होगा यहाँ पर देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन और देन इस कार्बन के पास ये आपका साइनाइड ग्रुप, बाकी सेम एज इट इज CHOH, 4 टाइम्स CH2OH, इसे कहेंगे ग्लूकोज और इसे कहेंगे साइनोहाइड्रिन। ये हमने थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखी, ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्ट करने के बाद में आपका साइनोहाइड्रिन कंपाउंड फॉर्म होता है। देन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ Br2 इन वाटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, आपका Br2 इन वाटर ऐड करने के बाद यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर आपका एसिड फॉर्म होता है CHOCHOH, 4 टाइम्स CH2OH। अब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा मींस एडिशन ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, Br2 इन वाटर, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इस अल्डिहाइड ग्रुप का कन्वर्जन ये आपका एसिडिक ग्रुप में कर देगा COOH, देन CHOH 4 टाइम्स CH2OH। ग्लूकोज के पास से आपका ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये थे 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वाले में हमने देखा कि रिएक्शन विथ HI, फॉर्मेशन ऑफ N-हेक्सेन, रिएक्शन विथ आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, रिएक्शन विथ Br2 इन वाटर, ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकोनिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होने के बाद एक्चुअली एसिटिक अनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल लगते हैं, ये होता है एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स, और यहां से आपके 4 हाइड्रोजन। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O, ये 5 मॉलिक्यूल्स, और ये यहां से आपके 4 हाइड्रोजन, और उसी के साथ यहां से आपका एक हाइड्रोजन, ये आपका एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। फर्दर क्या बचा यहां पर, ये वाला ऊपर का पोर्शन बचा, तो ये क्या होगा, इसके साथ में रिएक्ट होगा, जैसा कि CHO एज इट इज, देन CHO, यहां से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गए, CHO, ये आपका O डबल बॉन्ड CH3, ये इसके साथ में यहां पर रिएक्ट होगा, ये हो गए 4 मॉलिक्यूल्स। अब इसके और एक मॉलिक्यूल्स बचा, ये इसके साथ में CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसे कहा जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अगर देखेंगे तो आपका रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज पेंटा एसिड। पेंटा इसलिए कहा गया, यहां पर 4 और यहां पर 1, ये 5 पेंटा एसिड, और ये ग्लूकोज पेंटा एसिड कंपाउंड दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड, ये क्या करता है, दोनों ग्रुप का कन्वर्जन डायरेक्टली एसिडिक ग्रुप में कर देता है। दोनों ग्रुप कौन से, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, जैसे हम यहाँ पर HNO3 का रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज के साथ, यहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, ये आपका CHO ग्रुप का COH ग्रुप में फॉर्म कर देता है। देन आपका जो दूसरा वाला CH2OH ग्रुप है इसका भी कन्वर्जन COH ग्रुप में कर देता है, और आपका ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड फॉर्म होता है। इन 6 रिएक्शंस को हम वन चार्ट के अंदर देखेंगे।
Glucose react with HI, formation of N-hexane. Glucose react with ammonium hydroxide, formation of oxide. Glucose react with hydrogen cyanide, formation of cyanohydrin. Glucose react with Br2 in water, gluconic acid. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम Br2 in water को रिएक्ट करेंगे तो आपका ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होगा, और देन आप आपका जब इसको नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेंगे तब आपका सैक्रिक एसिड फॉर्म होगा। एक और एक रिएक्शन यहाँ पर, जब हम इसको एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका एसिटिक एसिड प्लस आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्लूकोज के बारे में और कुछ चीजें। तो अब देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है क्या, और क्या ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ग्लूकोज किस तरह का रोटेशन बताता है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये मालूम चाहिए कि कायरल कार्बन एटम कितने होते हैं, या कायरल कार्बन एटम क्या होता है। ग्लूकोज के बारे में देखेंगे। इवन कायरल कार्बन एटम क्या है, कायरल कार्बन किसे कहेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक एटम से, एक सेंट्रल एटम से या एक कार्बन एटम से, और कायरल कार्बन की बात चल रही है तो हम कार्बन एटम के बारे में बोलेंगे, एक कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम अटैच रहेंगे, उस सेंटर कार्बन एटम क्या कहा जाएगा, कायरल कार्बन एटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कार्बन एटम अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहले ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप, देन CH2, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है। देन यहां पर आपका जो COH ग्रुप और ये CH2, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है, और यहां पर COH ग्रुप, ये आपका सैक्रिक एसिड है। अब यहां पर आपको बताना है कि कितने कायरल कार्बन एटम हैं। सबसे पहले इसको जब नंबरिंग दिया जाएगी, ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर 2 ही फंक्शनल ग्रुप है। अगर प्रायोरिटी के बेसिस पर देखा जाए, एक आपका अल्डिहाइड ग्रुप और एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो नेमिंग की जो प्रायोरिटी है या नोमेनक्लेचर की जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमको कम से कम नंबर देना होगा अल्डिहाइड को। तो हमने यहाँ पर नंबर दिया अल्डिहाइड को 1, देन इसके बाद में 2 3 4 5 6 कार्बन को नंबरिंग दिया। अब पहले वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन ज्वाइन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, और इधर एक चेन ज्वाइन है। अब इस कार्बन से कितने ग्रुप हुए, 3, लेकिन कंडीशन क्या है, 4 ग्रुप चाहिए। अगर 4 है तभी वो कायरल रहेगा। तो ये कायरल हुआ क्या, तो ये आपका कायरल नहीं है। देन इसके बाद में ये सेकंड वाला, अब यहां पर आपका सेंटर में कार्बन होता है, ये फिशर पोजीशन फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर है। इस कार्बन एटम से OH, इस साइड में आपका H, और इस साइड में आपका CHO, और इस साइड में भी एक बड़ा सा ग्रुप है। देन ये आपका कायरल कार्बन एटम, यस ये आपका कायरल। देन सेम यहां पर भी वैसे ही पोजीशन है, ये भी आपका कायरल। सेम यहां पर भी वैसे पोजीशन है, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, और राइट साइड में OH, इधर लेफ्ट, ये भी आपका कायरल। देन ये भी आपका कायरल। इस तरीके से यहां पर देखेंगे तो ये कार्बन से OH ग्रुप, और ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए। 4 कैसे चाहिए, डिफरेंट, लेकिन यहां पर ये 2 कैसे है आपके, चाहे ग्रुप या चाहे एटम, ये कैसे सेम, तो ये भी आपका कायरल नहीं है। तो ओवरऑल आपके ग्लूकोज के अंदर कायरल एटम कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। एक बार क्वेश्चन पूछे हुए आपको कि इन ग्लूकोज हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम, 3 4 5 6, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन एटम है, 4। उसी तरीके से ग्लूकोनिक एसिड, यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड OH आएगा, यहां पर भी आपके 4 कायरल कार्बन एटम होते हैं। देन सैक्रिक एसिड COOH आएगा, यहां पर भी 2 ग्रुप सेम हो रहे हैं, तो यहां पर भी आपके 4 कार्बन एटम। याद रखना है कि कायरल कार्बन एटम कैसे पहचानना है किसी भी कंपाउंड के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम अटैच रहेंगे, तो उसे कहेंगे कायरल। तो ये हो गया ग्लूकोज के बारे में, इवन ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ग्लूकोज को देखने से पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ये जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर क्या बताया जाता है कि आपका सबसे पहले जो कंपाउंड है आपका, उसके अंदर कायरल कार्बन एटम हो। अब कायरल कार्बन एटम है उसके अंदर, यस, इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, अभी हमने देखा 4। देन उसी के साथ इसका ऑप्टिकल रोटेशन होना चाहिए। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है
आइदर आपका राइट हैंड साइड आइदर लेफ्ट हैंड साइड। अगर वो राइट हैंड साइड रोटेट होगा, राइट हैंड साइड, तो वो कहलाता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहलाता है लीवो रोटेटरी। एक्चुअली आपका जो ग्लूकोज है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कौन सा साइड रोटेट होगा आपका, ये राइट हैंड साइड। तो देखते हैं, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इट कंटेन 4 chiral carbon atom, yes 4 chiral carbon atom। देन ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.7। अगर बात करेंगे हम, आपका जो डेक्स्ट्रोडेट रहता है वो प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है और लिवो माइनस साइन से। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोडेटरी कंपाउंड कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। इसका और एक नाम क्या मिला, डेक्स्ट्रोज, क्योंकि इसका रोटेशन क्या है, डेक्स्ट्रोडेटरी। द डेसिग्नेशन ऑफ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोडेटरी सो दैट इट कैन बी रिटन एज डी ग्लूकोज, क्योंकि ये रोटेशन क्या है आपका, डेक्स्ट्रोडेटरी। तो ये थे ऑप्टिकल एक्टिविटी रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स ग्लूकोज के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखने का है। तो अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ फ्रुक्टोज के बारे में। जैसा हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज के बारे में देखा, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये आपका फिशर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है, CH2O C डबल बॉन्ड O CHOH 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 CH2H। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ अगर देखेंगे तो आपका ये जो पहला वाला कार्बन है, अब नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6। पहला वाला जो आपका कार्बन है, इस कार्बन से 2 एटम आपके सेम है हाइड्रोजन, तो ये आपका कायरल हुआ क्या, ये नहीं है। देन आपका ये सेकंड वाला, इससे 3 ही ग्रुप अटैच है, 1 2 और ये 3, ये भी आपका कायरल नहीं है। देन इस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन OH, 2 ग्रुप डिफरेंट है और इधर वाला भी ग्रुप डिफरेंट, ये भी ग्रुप, तो ये आपका कायरल। ऐसे ही सेम ये भी आपका कायरल कार्बन एटम और ये भी आपका कायरल कार्बन एटम। और यहाँ पर 2 आपके यहाँ पर आइटम सेम है, मतलब ये कायरल हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर देखेंगे हम फ्रुक्टोज के अंदर आपके हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम, 3। जैसा हमने ग्लूकोज के बारे में देखा था, तो ग्लूकोज में कितने थे, 4। ये बात को याद रखना है, फ्रुक्टोज के अंदर कायरल कार्बन एटम 3 और ग्लूकोज के अंदर 4। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करेंगे तो इट कंटेन कीटो ग्रुप, यस कीटो ग्रुप है। ग्लूकोज के अंदर कौन सा होता है, अल्डो ग्रुप यानी अल्डिहाइड वाला। इट कंटेन 3 कायरल कार्बन एटम, यस 3 कायरल कार्बन एटम है। देन इसी का और एक नाम क्या है, कीटोहेक्सोस। हमने नॉमेनक्लेचर में देखा था, फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेक्सोस मतलब कितने कार्बन है, 6 है, इसलिए हेक्स लिखा हमने और OSE वहां पर लगाया क्योंकि ये आपका सेक्रेट है इसलिए। देन इट इज लीवो रोटेशन, ये आपका ऑप्टिकली लीवो रोटेशन बताता है, इसलिए इसको कहा जाएगा। आगे जाकर हम देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीवोलोस और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू होता है -92.4। देन डी डी नोटेशन ऑफ इसका जो लिखने का जो फॉर्म होता है, यल लिखकर फ्रुक्टोस लिखा है। यल मीन्स क्या है आपका, लीवर ट्री, यल फ्रुक्टोस। देन इट इज रेड्यूसिंग शुगर कंपाउंड और ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ये सब था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ फ्रुक्टोस के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मोटी मोटी बातें क्या देखी, सबसे मेन आपके इसके अंदर कायरल कार्बन एटम कितने हैं, 3 कायरल कार्बन एटम है। देन इसका रोटेशन कैसा होता है, लीवो रोटेटरी, इसी का और एक नाम क्या है, लीवोलोस। और ये जो आपका है रेड्यूसिंग शुगर कंपाउंड है और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। नाउ वी विल सी रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे। अब ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब यहाँ पर 2 टाइप है, एक है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और एक है हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो 1 बाय 1 समझेंगे। जिसको भी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आ गया उसको हेवर्थ फार्मूला बहुत ईजी है। फिशर अगर नहीं समझ में आया तो हेवर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अब ये जो आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है ये कैसे ड्रॉ करना है, देखो सबसे पहले हमने फिशर फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। इसी के साथ ये आपको ऑप्टिकल रोटेशन कौन सा बताता है, डेक्स्ट्रोडेटरी, तो इसे क्या कहेंगे हम, डी ग्लूकोज कहेंगे। अब कार्बन को अगर हम नंबरिंग देंगे ग्लूकोज के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। अब यहां पर इसके 2 तरह के एनोमर फॉर्म होते हैं, 2 तरह के एनोमर फॉर्म होते हैं। अब यहां पर अगर हम बेसिकली देखेंगे, आपका एक एनोमर और ये दूसरा एनोमर, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रिएक्शन होती है और कार्बन नंबर 1 के पास का जो ऑक्सीजन है ये कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर यहां पर क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में रिएक्शन फॉर्म होकर, देखो ये जो कार्बन नंबर 1 है ये ऑक्सीजन के पास, यहां से हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। देन यहां पर जो ऑक्सीजन बचा है, ये जो आपका ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन रिंग फॉर्म करेगा किसके साथ,
फर्स्ट वाले कार्बन के साथ। ये इस तरीके से रिंग फॉर्म करेगा। तो ये हो गया आपका एक एनोमर, पहला वाला। अब अगर मान लो आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, इस अल्डिहाइड ग्रुप को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके अलावा ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ये राइट साइड से ऑक्सीजन रहेगा तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, तो इसे कहा जाएगा अल्फा एनोमर। क्या कहा जाएगा इसे? अल्फा एनोमर। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपका एक ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप ये साइड से रहेगा तो ये फर्दर आपका हाइड्रोजन यहां पर आएगा, ये आपका हाइड्रोजन यहां पर आएगा, देन ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब यहां पर आपका जो OH ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड है, इसे क्या कहेंगे? बीटा आइनोमर। अगर इसी कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे, जैसा कि हमने यहां पर लिखा था अल्फा डी ग्लूकोज, वैसे ही इसे हम क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तो ये था आपका फिशर पोजीशन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक आपका अल्फा एनोमर और एक है आपका बीटा एनोमर। यहां पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रिएक्शन होती है। अगर आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप राइट साइड रहेगा तो OH ग्रुप कहां पर आएगा? राइट साइड। अगर OH ग्रुप राइट साइड रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा एनोमर। अगर वही OH ग्रुप आपका अगर लेफ्ट साइड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? बीटा एनोमर। तो ये दो आपके एनोमेरिक फॉर्म थे ग्लूकोज स्ट्रक्चर के। ये था फिशर पोजीशन फार्मूला ऑफ आपका ग्लूकोज। अब देखेंगे हेवर्थ पोजीशन फार्मूले में क्या होता है। देखो, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इजी है। इसको याद कैसे रखना है, देखो, जब सबसे पहले अगर आपको फिशर पोजीशन फार्मूले को अगर याद रखना है तो सबसे पहले वर्टिकली एक लाइन को ड्रॉ कर लो, देन हॉरिजेंटली 1 2 3 4, 4 लाइन को ड्रॉ कर लो। देन उसके बाद में यहां पर होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप CHO, देन यहां पर होता है आपका CH2OH। अब यहां पर जो आपको CHOH को लिखना है तो ऐसे याद रखना है, HOH HOH, देन OH H, देन HOH, इस फॉर्म के अंदर याद रखना है। देन आपको कोई भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आसान जाएगा। तो ये देखेंगे हम फिशर पोजीशन फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं हेवर्थ पोजीशन फार्मूले के बारे में। देखो, जैसा हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा, ये आपका फिशर पोजीशन फार्मूला था, ये आपका फिशर पोजीशन फार्मूला था। एक आपका अल्फा एनोमर और एक था आपका बीटा एनोमर। अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर रिंग जो फॉर्म होती है, जो रिंग फॉर्म होती है, कितने मेंबर्ड रिंग है? देखो, 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6 मेंबर्ड रिंग है, कंटेनिंग 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब ये आपका अल्फा एनोमर हो गया। उसी तरीके से यहां पर ये आपका बीटा एनोमर हो गया, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है? ये है आपके फिशर फॉर्म के अंदर। अब हमें हेवर्थ फॉर्म में ड्रॉ करना है, हेवर्थ फॉर्म में ड्रॉ करना है। अगर हम देखेंगे इस कंपाउंड को तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है जिसे हम कहा जाता है पायरॉन। अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका पायरॉन का स्ट्रक्चर है, यहां पर देखो ये कितने मेंबर्ड है? 1 2 3 4 5 और ये आपका ऑक्सीजन 6। क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये आपका ऑक्सीजन और ये आपके कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, यस 5 कार्बन, और ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग है, यस। तो इसे कहा जाता है आपका हेवर्थ पोजीशन फार्मूले के लिए। देखो, अब हम इससे पहले क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले इस फॉर्म को देखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर आपका जो फिशर पोजीशन फार्मूला है, इसके जरिए हम हेवर्थ फॉर्म आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर इस एक स्ट्रक्चर को बनाया, इस एक स्ट्रक्चर को बनाया, दोनों को बनाया। अब हमारे पास में ये दोनों स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया ड्रॉ करने तो ये स्ट्रक्चर आना आपके लिए आसान है। इसके लिए कुछ रूल्स है, तो रूल्स क्या है? अब हमको इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। वैसे ही यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग देंगे, यहां से नंबरिंग देना है, ये 1 2 3 4 5, जैसा मैंने यहां पर बताया वैसे यहां पर 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग देना है। देन अब यहां पर कैसे एडजस्टमेंट करना है हाइड्रोजन को और OH ग्रुप को, इसको याद रखना है। नंबरिंग यहां से ही देना है, नंबरिंग इधर से वगैरह नहीं देना है। अब इस कंपाउंड को देखिए और इस रूल्स को देखिए, C1 टू C4 यानी C1 से लेकर C4 तक जो भी लेफ्ट में है उसको अपर लिखना है। मतलब यहां पर जो हमने यहां पर बॉन्ड फॉर्म किए, जो भी इसके लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा C1 से लेकर C4, इसको कहां लिखना है? इस बॉन्ड फॉर्म के ऊपर लिखना है। जैसे कि मान लो H है, ये H अपर साइड, ये H है, ये H अपर साइड, फिर ये आपका थर्ड OH, ये थर्ड पे OH अपर साइड, फिर ये फोर्थ पे आपका ये H, ये अपर साइड। जो भी आपके लेफ्ट में रहेगा उसको अपर साइड, और राइट में रहेगा तो बॉटम साइड। जो भी राइट में रहेगा उसको बॉटम साइड। अब जैसा कि आपका यहाँ पर OH है, ये OH है, ये OH है, फर्दर ये OH, ये H है, ये H, ये फर्दर आपका OH है, ये OH।
ये हो गया C1 से लेके C4। अब क्या करना है, जो यहाँ पर आपका C5 पे CH2H, इसको अपर साइड लिखना है, CH2H को, ये CH2H को 5 पर अपर साइड, और इससे क्या ज्वाइन है हाइड्रोजन, इसको यहाँ पर। तो ये आपका बन गया अल्फा डी ग्लूकोपिरानोस। अब पायरोन जैसा है इसलिए हमने यहाँ पर इसको पिरानोस नाम लगाया, और इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपिरानोस। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर बीटा डू ग्लूकोपिरानोस के लिए भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, C1 से C4 जो भी लेफ्ट में है उसको अपर साइड। अब ये C1 पर क्या है, लेफ्ट में OH, ये OH, H, देन ये आपका H, देन आपका ये OH, देन आपका ये H। फिर जो राइट में है उसको बॉटम साइड, ये H, देन ये आपका OH, देन ये आपका H, देन आपका ये OH। और जो C5 पर है उसको अपर साइड लिखना है, और ये हाइड्रोजन को नीचे लिखना है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स के लेक्चर सीरीज है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल में इस पर पूरा एक लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। जैसा हमने ग्लूकोज में देखा, इसमें भी दो टाइप होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म और हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म के अंदर देखेंगे तो आपका जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देन इसको कैसे लिखना है, C डबल बॉन्ड CH2H, HOH, HOH, देन OHH। नंबरिंग अपर साइड से देंगे क्योंकि कीटो ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब यहां पर क्या होता है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन ऑफ 2 एनोमर होता है, एक अल्फा एनोमर, एक बीटा एनोमर। जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा, यहां से आपका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहां पर आपका हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर OH फॉर्म होगा। कौन सा हाइड्रोजन, आपका C5 का। इस तरीके से हाइड्रोजन आकर यहाँ पर CH होता है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिंग फॉर्म करता है। ये हो गया आपका अल्फा यल फ्रुक्टोज। यल इसलिए क्योंकि लिवर रोटेशन वाला है, अल्फा यल फ्रुक्टोज। सिमिलर वे, अब ये अगर CH2H ग्रुप आपके या C डबल बॉन्ड ग्रुप का अगर आपका सिग्नल ये साइड रहेगा, जैसा कि यहाँ पर राइट साइड था, ये साइड रहेगा, तो यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन आकर OH ग्रुप फॉर्म होगा, और ये कार्बन इस तरीके से, ये ऑक्सीजन इस तरीके से कार्बन साथ में रिंग फॉर्म करेगा। तो ये हो गया आपका बीटा यल फ्रुक्टोज। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आपका फ्रुक्टोज 2 तरह के एनोमरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक अल्फा यल फ्रुक्टोज और एक बीटा यल फ्रुक्टोज। तो ये देखा हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। देन सिमिलर वे हम देखेंगे आपका हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। अब थोड़ा अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे, एक ऑर्गेनिक का जैसा कंपाउंड है तो फ्यूरॉन, अगर हम देखेंगे तो इसके जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। देखो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग है। अब अगर हम देखेंगे आपका जो हमने अभी स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले देखा, ये जो आपका अल्फा यल फ्रुक्टोज है, यहाँ पर कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग है। सेम यहाँ पर भी आपको वही स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन जैसा। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसके लिए यहाँ पर जो रूल्स है सिमिलर वे, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस क्या है फ्रुक्टोज के अंदर, C2 से C4 यानी कार्बन नंबर 2 से लेकर 4 तक जो भी लेफ्ट में रहेगा तो उसको अपर साइड लिखना है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर, और जो भी राइट में रहेगा उसको बॉटम साइड लिखना है। देखो अब स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, ये आपका कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5। एक्चुअली नंबरिंग अगर हम देंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 से लेकर हमको कहां तक ऐड करना है, 4 तक ऐड करना है, 2 से लेकर 4 तक। अब ये 2 नंबर का जो कार्बन एटम है, 2 नंबर के लेफ्ट में जो रहेगा इसको अपर साइड, ये 3 के जो लेफ्ट में रहेगा इसको अपर साइड, 3 के लेफ्ट में जो रहेगा उसको अपर साइड, 4 के जो लेफ्ट में रहेगा इसको अपर साइड, और C5 पर आपको जो CH2OH है उसको अपर साइड में लिखना है। ये जो आपका CH2OH है इसको अपर साइड लिखना है, H। ये हो गया आपका अल्फा यल फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्यूरानोस इसलिए आया क्योंकि ये फ्यूरॉन जैसा दिखता है, अल्फा यल फ्रुक्टोफ्यूरानोस। सिमिलर वे ये भी स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं, यहां पर भी सेम रूल इस्तेमाल करना है हमको। किसके पास से बनाना है, बीटा यल फ्रुक्टोज के पास से। अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आ गया तो इसके जरिए हम हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो ये रहा आपका बीटा यल फ्रुक्टोफ्यूरानोस, सेम यही ट्रिक यहां पर भी इस्तेमाल। तो हमने अभी तक देखा मोनोसैकेराइड्स के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सैकेराइड्स आपका डायसैकेराइड्स। अब डायसैकेराइड कैसे फॉर्म होता है, किसी भी सैकेराइड्स को, यानी ऐसा सैकेराइड्स जिस सैकेराइड्स को हमने हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, उसे क्या कहा जाएगा, डायसैकेराइड्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स के देखेंगे तो वैसे 3 एग्जांपल्स है, एक है आपका सुक्रोज, एक माल्टोस और एक लैक्टोस। अब फर्दर अगर हम बात करेंगे सुक्रोज का, जैसा हमने देखा कि सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। हमने इसको प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज के अंदर भी पढ़ा है। देन माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पर भी आपका ये अल्फा डी ग्लूकोज। देन अगर यहाँ पर हम देखेंगे आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देन यहाँ पर देखेंगे आपका लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे गैलेक्टोज और ग्लूकोज। एक बार देख लो ध्यान से, यहाँ पर आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों का भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है, C12H22O11। तो हम अब देखेंगे सुक्रोज के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। ये किसका टाइप है, एक्चुअली आपका डाइसैकेराइड्स का।
व्हेन इट हाइड्रोलाइज गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटिव कंपाउंड। ये कैसे रोटेशन कंपाउंड है, डेक्स्ट्रोरोटेटिव सुक्रोज के बारे में देख रहे हैं हम। इट गिव्स रेसिमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल फ्रुक्टोज। ये क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर देता है, एक आपका अल्फा रोटेशन का, एक आपका बीटा रोटेशन का। यहाँ पर 2 तरह के रोटेशन है, इसलिए इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। देन इसका जो प्रिपरेशन मेथड्स है, जो ग्लूकोज के पास, जो आपका सुक्रोज के पास से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देन और एक बात बता दूं, ये जो है आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, सुक्रोज गिव्स इन्वर्जन प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका ग्लूकोज का रोटेशन होता है डेक्स्ट्रोरोटरी प्लस 52.7 और फ्रुक्टोज का होता है माइनस 22.4। ये इस वजह से क्योंकि ये लीवर रोटेटरी है और ये आपका डेक्स्ट्रोरोटरी है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ साथ। देखो बच्चों, ये सुक्रोज के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। मे बी आपको पूछा जा सकता है सुक्रोज इज ऑप्टिकली कौन से रोटेशन का होता है, उसका रोटेशन वैल्यू क्या होता है, देन ये प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म करता है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट्स को मिस नहीं करना है। अब देखेंगे आपको सुक्रोज के बारे में फिशर क्वेश्चन फार्मूला ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि आपको रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है, जो आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज से आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे मोनोसैकेराइड्स के, एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन से ज्वाइन रहेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको कहा जाएगा ऑक्साइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो समझते हैं इन चारों पॉइंट्स के जरिए, इन पॉइंट्स के जरिए हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले वाला, इट कंटेन, इससे क्या फॉर्म हो रहा था हमने अभी देखा प्रिपरेशन में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रुक्टोज फॉर्म हो रहा था। देन इट कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा बीटा 1,2। अब आपका जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 और आपका फ्रुक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2, 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब साफ करो, आजान हो रही। तो यहां पर हमने देखा जो सुक्रोज है आपका, सुक्रोज का जो नेचर होता है आपका, किस तरह का नेचर होता है, देखो बच्चों समझेंगे, इस नेचर को भी समझेंगे। अब सबसे पहले सुक्रोज का जो हेवर्थ पोजीशन फार्मूला है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां पर हमको दिखाई देता है। देखो बच्चों, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, देखो सबसे पहले ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देन ये जो है आपका बीटा एल फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर। ये जो 2 स्ट्रक्चर है हमने ऑलरेडी हेवर्थ पोजीशन फॉर्म के अंदर देखा है। अब यहां पर क्या होगा, आपका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, यहां से आपका रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर के जरिए से। जैसे यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमने यहां पर देखा जो सुक्रोज का हेवर्थ पोजीशन फार्मूला है, इसे कहा जाता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि ये आपका क्या रोटेशन का है, देखो ये आपको कौन सा एनोमर है, अल्फा एनोमर, और डेक्स्ट्रोरोटेटिव रोटेशन है अल्फा। देन ये आपका क्या एनोमर है, बीटा, इसलिए अल्फा कॉमा बीटा। देन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस वजह से इसको आ गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये था सुक्रोज का हेवर्थ पोजीशन फार्मूला। अब सुक्रोज के बाद हम देखेंगे माल्टोस। अब माल्टोस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो माल्टोस से क्या फॉर्म होता है, इट कंटेनिंग अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देन यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है, अल्फा 1,4। अभी ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, ये कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 रहेगा। अब हमने यहां पर देखा कि आपका जो हेवर्थ रिंग स्ट्रक्चर है, और एक बात बता दूं कि ये रेड्यूसिंग होता है, और यहां पर जो लिंकेज होगा 1,4 होगा। ये जो आपका 2 कंपाउंड्स है, आपके जो 2 कंपाउंड्स है यहाँ पर, एक्चुअली 2 आपके मोनोसैकेराइड्स है, दोनों भी आपके मॉलिक्यूल कैसे हैं, मोनोसैकेराइड सेम है, यानी दोनों भी आपके क्या है, ग्लूकोज। ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी आपका अल्फा, दोनों भी आपके कैसे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर दोनों को हमने ड्रॉ किया। अगर हम देखेंगे तो आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, हमने एनोमर के अंदर देखा था कि OH ग्रुप कहाँ होता है, एट राइट साइड। OH ग्रुप कहाँ होता है, राइट साइड। सेम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, और इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। इस कार्बन के पास से आपका जो है तो OH ग्रुप, और इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी 1,4 पर कौन सा फॉर्म होगा आपका, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसे कहा जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। याद रखना है आपका जो सुक्रोज था वहां पर कौन सा लिंकेज था, अल्फा कॉमा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसके बीच में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में। और यहां पर कौन सा लिंकेज है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और उसका जो एनोमर से कौन से है, अल्फा अल्फा। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज इट कंसिस्ट ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पर दिल में सवाल ये आ रहा होगा आपके कि गैलेक्टोज क्या होता है। गैलेक्टोज कुछ नहीं, ग्लूकोज जैसा ही होता है,
सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या होता है, देखो अब जैसा हमने ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज के अंदर आपका ये 4th नंबर का जो कार्बन आइटम होता है, यहाँ पर आपका H और ये OH होता है, और यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन होता है, बस यही फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं। सेम आपका ये गैलेक्टोज जैसा होता है, ये आपके सेम ग्लूकोज जैसा होता है, बस 4th नंबर की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ये आपका गैलेक्टोज फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, दोनों भी एनोमर कैसे है, बीटा वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बीटा डी ग्लूकोज लिया, देन बीटा डी गैलेक्टोज लिया। यहाँ पर जो आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा, और इस तरीके से यहाँ पर आपका कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, देखो लैक्टोज फॉर्म होगा, इसी को कहा जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज, या हेवर्थ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, उसको याद रखना है। ये दोनों भी का रोटेशन नंबर क्या था, बीटा था, इसलिए हमने यहाँ पर बीटा लिखा। ये कौन से कार्बन से 1 और ये कौन से कार्बन से 4, इसलिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं इस चार्ट के जरिए। देखो सबसे पहले आपके ये तीनों भी क्या है, डाइसैकेराइड से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। यहाँ पर आपके कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा एल फ्रुक्टोज, किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, देन अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसी के साथ यहाँ पर कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, अगर हम देखेंगे सुक्रोज के अंदर अल्फा कॉमा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब इसका नेचर क्या होता है, सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर, और आपके ये दोनों भी क्या होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे जैसा कि अभी हमने डाइसैकेराइड का पोर्शन कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे सैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। अब अगर बेसिकली देखा जाए तो आपके पॉलीसैकेराइड्स के 3 टाइप है, एक है आपका स्टार्च, एक सेलुलोज और एक आपका ग्लाइकोजन। इन डिटेल अगर हम देखेंगे तो आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको ग्लूकोज फॉर्म होता है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है, इसके अगर डिटेल में और थोड़ा देखेंगे हम तो आपका जो स्टार्च है, स्टार्च के अंदर 2 कंटेंट होते हैं, एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन, एक होता है आपका अमाइलोस। और इसके अंदर जो आपका अमाइलोस होता है 15 से लेकर 20% होता है, और आपका अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 से लेकर 85% होता है। और वहीं आपका अगर सेलुलोज की बात करेंगे, यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज कंटेनिंग होता है, और ग्लाइकोजन के अंदर आपका अमाइलोपेक्टिन होता है। तो हमने यहाँ पर सैकराइड्स के पोर्शन को कंप्लीट किया, पहले वाला जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स था। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है एक्चुअली एनिमल बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर द फंडामेंटल मटेरियल्स ऑफ एनिमल बॉडीज। ये सोर्सेस क्या होते हैं इसके, कहाँ से मिलते हैं, मिल्क के पास से मिलते हैं, इवन आपके एनिमल के पास से मिलते हैं, प्लांट के पास से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्स के पास से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं। अब जनरली अगर हम देखेंगे, जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिस करते हैं, प्रोटीन्स हाइड्रोलिस, तो उसमें होते हैं आपके अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप एट अल्फा पोजीशन। अगर हम देखेंगे तो आपका जो अल्फा अमीनो होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन रहेगा अल्फा कार्बन, उसी से कौन सा ग्रुप अटैच है, आपका NH2 ग्रुप। इसलिए इसको क्या कहा गया, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2 यानी अमीनो ग्रुप एट अल्फा पोजीशन आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन, और इस जगह पर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन मिला, इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन। वैसे देखा जाए तो 3 आपके प्रोटीन्स के एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो पहला वाला है ग्लाइसिन, दूसरा है एलेनिन, तीसरा है वैलिन। अब अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरल, अभी हमने देखा NH2CCOH, देन H, देन R। अब यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, ये जो आपका R ग्रुप है, ये R ग्रुप के जगह पर मे बी हाइड्रोजन रहेगा, मे बी R के जगह पर यहाँ पर आपका CH3 रहेगा, मे बी यहाँ पर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप रहेगा, और भी दूसरे कंपाउंड रहेंगे। ये R के जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, और इस तरह के आपके नंबर ऑफ अमीनो एसिड पाएंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो आपके 20 अमीनो एसिड्स का इन्वेंशन हो चुका है। देखेंगे ये 3 एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। पहला वाला अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है इसे क्या कहेंगे, एलेनिन, और इसे कहेंगे वैलिन। इसको याद रखना है इस ट्रिक के जरिए, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। तो अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, यहाँ पर आपके 3 टाइप्स है बेसिकली अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक है एसिडिक, एक है न्यूट्रल, एक है बेसिक।
अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर को देखा, ये जो आपका स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, अगर ये आर ग्रुप आपका एसिडिक नेचर का रहेगा तो वो कहलाता है एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर वो आपका बेसिक नेचर का रहेगा आर ग्रुप तो वो कहा जाता है आपका बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर वो आपका न्यूट्रल नेचर का रहेगा तो कहा जाता है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। वही यहाँ पर डिफरेंस है, वेयर आर कंटेन एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स, वेयर आर कंटेन न्यूट्रल ग्रुप उसे कहा जाएगा न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये 10 आपके इसेंशियल है, 10 आपके नॉन इसेंशियल। अब ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो ये कैसे होते हैं, उसके अलावा जो दूसरे नॉन इसेंशियल वाले विच सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर देखा जाए तो टोटल अभी तक आपके 20 अमीनो एसिड्स है, उसमें से 10 कैसे इसेंशियल और 10 कैसे आपके नॉन इसेंशियल। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 308 पर अगर हम देखेंगे तो आपके यहाँ पर 20 अमीनो एसिड दिए वाले हैं। अगर हम देखेंगे तो आपके जो अमीनो एसिड्स यहाँ पर जो स्टार इंडिकेट किए वाले ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स है और जो रिमेनिंग है आपके नॉन इसेंशियल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है, अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो आपका ग्लाइसिन, अगर मिथिल ग्रुप लगा जाए तो एलिनिन, और अगर आपका वहां पर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा जाए तो वेलिन। इस तरीके से ये 20 अमीनो एसिड्स है। बात बता दो बच्चों, जो आपके 20 अमीनो एसिड्स है इसमें जो आपका पहला वाला जो ग्लाइसिन है वो आपका अकायरल है, बाकी ऑल अदर आपके कायरल है। अगर हम देखेंगे तो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड्स के आगे पेप्टाइड बॉन्ड, उससे पहले देखेंगे ज्विटर आयन क्या होता है। ज्विटर आयन क्या होता है, द डायपोलर आयन विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अमीनो एसिड्स इन विच सीओएच ग्रुप टू बी अमीनो ग्रुप। सीओएच ग्रुप का प्रोटॉन यानी ये आपका एच किसके तरफ जाता है, NH2 ग्रुप के, और जो फॉर्म होता है आपका ज्विटर आयन। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका शिफ्टेड टुवर्ड्स अमीनो ग्रुप, यहाँ पर होगा NH3 और CO माइनस। अभी डायपोलर इसलिए यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन मतलब इस प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस बेस के तरफ, तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म होगा इसको कहा जाएगा ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। तो देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। दो अमीनो एसिड्स कंबाइन होने के बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो, द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमने यहाँ पर लिया है ग्लाइसिन और एलेनिन, इन दोनों अमीनो एसिड्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर CONH बॉन्ड। इस CONH बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कितने टाइप है, 2 टाइप है। ये डिस्टिंग्विश के फॉर्म में पूछा जा सकता है या क्लासिफिकेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो देखेंगे सबसे पहले आपके प्रोटीन से कौन से 2 टाइप है, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन, एक है फाइब्रस प्रोटीन। अब 1 बाय 1 समझेंगे। जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये स्पेरिकल इन शेप होता है, जैसा कि अगर हम बात करेंगे स्पेरिकल इन शेप होता है, स्पेरिकल इन शेप होता है। उसी तरीके से अगर फाइब्रस प्रोटीन की बात करेंगे तो ये आपका इलोंगेटेड फॉर्म में होता है, इलोंगेटेड रॉड लाइक होता है। देन आपका जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है इट इज कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में होता है। देन अगर इसकी बात करेंगे होल्डिंग अप, जैसा कि अगर हम देखेंगे तो आपका होल्डिंग अप जैसा रॉड लाइक होता है, फैन का रॉड होता है उस तरीके से होल्डिंग अप फॉर्म में होता है। इट इज फॉर्म बाय होल्डिंग अप पैरेलल टू ईच अदर कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड से बनता है। देन आपका ग्लोबुलर प्रोटीन इट इज सोल्यूबल इन वाटर, अगर ये सोल्यूबल है तो ये क्या होगा, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो एग, अल्बुमिन, इंसुलिन, और इसी का एग्जांपल देखेंगे तो केराटिन जो हमारे हेयर के अंदर होता है, इवन नेल के अंदर होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में, इजी पॉइंट्स है, इसको भी कवर करना है अच्छे से। देन देखेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 4 तरह के स्ट्रक्चर है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज कंटेनिंग स्टेट चेन कंपाउंड, स्टेट चेन कंपाउंड, और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की कंटिन्यूअसली चेन होती है। अब पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसके अंदर कितने, पॉली मतलब मेनी टाइम्स। अगर हम देखेंगे तो ये आपके अमीनो एसिड्स की लंबी सी चेन होती है, और आपके यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे कंटिन्यू नंबर ऑफ होते हैं। अगर इसके राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपका CO ग्रुप है, किसे कहा जाता है, C टर्मिनल, और यहाँ पर लेफ्ट साइड आपके NH ग्रुप है, इसे कहा जाता है N टर्मिनल। तो ये था आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर देखेंगे तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, और इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। अब पहला वाला होता है आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स जो है आपका स्पाइरल फॉर्म में होता है, और यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ऑक्सीजन
जो आपका CO बॉन्ड है और ये आपका NH, इसके बीच में आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका अल्फा हेलिक्स है ये स्पाइरल फॉर्म में और क्लॉकवाइज होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट हुआ होता है। देन इसी के साथ अगर हम देखेंगे आपका जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट, ये कुछ शीट के फॉर्म जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि NH और नीचे जो आपका CO, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो टाइप्स थे आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के। देन इसी के साथ अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो ये होता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये भी आपका 3 डायमेंशनल शेप में होता है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका इस तरीके से होता है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के वजह से ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, लंडन फोर्सेस होते हैं। देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो ये था आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन किसे कहते हैं? चेंज इन शेप ऑफ प्रोटीन विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकिंग हुए बिना उसके शेप में चेंज होता है। तो ये क्या होता है? देखो, अगर हम देखेंगे तो आपका जो कैटल एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम जो होता है उसका कुछ रोल क्या होता है? देखो, हमारे बॉडी के अंदर देर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स, दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज लाइक कैटलिस्ट। इट इज कैटलिस्ट विच चेंजेस बायोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बॉडीज। कई तरह के हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कौन करते हैं? आपके एंजाइम्स करते हैं। अगर देखेंगे एंजाइम का रोल क्या होता है, इस डायग्राम के जरिए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइड होती है। देन यहाँ पर जैसे सबस्ट्रेट रिएक्ट होगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसे कहा जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फर्दर फाइनली फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और देन आपका एंजाइम फिर से और काम में लग जाता है। तो ये होता है आपका एंजाइम का रोल। तो हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, ये आपका लास्ट वाला जो बायोमोलिकुल्स है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मेन रोल क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, है ना। हम बोलते हैं ना, जो मतलब मान लो किसी को लड़का हुआ या लड़की हुई तो ये बराबर पप्पा के ऊपर गया है, बराबर मम्मी के ऊपर गया है, इसका कलर पप्पा के जैसा है या इसका कलर मम्मी के जैसा है, इसकी नाक मम्मी के जैसी है। ये जो है तो न्यूक्लिक एसिड का रोल है। अगर हम देखेंगे तो इसके दो टाइप है, DNA एंड RNA। सबसे पहले आपका DNA क्या है इसको समझेंगे। इट इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या होता है? इट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम देखेंगे तो आपका जो DNA होता है इट ऑकर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। आपका जो सेल का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है आपका। देन इट ऑकर्स इन द फ्लूइड ऑफ सेल। ये जो आपका न्यूक्लियस के बाहर का जो पोर्शन होता है इसके अंदर आपका जो है तो RNA होता है, और DNA कहाँ होता है? आपके न्यूक्लियस के अंदर। देन इसके बाद में अगर हम देखेंगे इट इज फॉर्म बाय मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इट इज फॉर्म बाय थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देन इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपका जो DNA है इसका मेन रोल क्या है? इट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और RNA का मेन रोल क्या है? इट ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है फॉस्फेट और शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड को भी शेयर करें, और इस चैप्टर के नोट्स के लिए हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाए, वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी और वहां से आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहे,